नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, चैप्टर 5 12th है बायोलॉजी, और ये नीट के लिए यूज़फुल टॉपिक्स है ना। इसमें हमने पहले एक वीडियो क्लियर कर रखी है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया आपको कि आनुवंशिकी क्या है और विविधता क्या है ना। ये सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पर तो हम लोग एकदम छोटी छोटी बातों को पढ़ते जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर पुस्तक के आधार पर देखें तो वहाँ पर आनुवंशिकता और विविधता को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे और टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे कि मेंडल के सफलता के कारण मेंडल कौन थे। वो सबको छोड़ते हुए हम लोग मेन टॉपिक में आते हैं। एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं एक संकरी संकरण क्या है। एक संकरी संकरण क्या है, संकेत क्या है, कारक क्या है। ये छोटे छोटे बहुत सारे कम से कम 8-9 परिभाषाएं हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। चलिए, तो पहला पॉइंट आता है आपका एक संकरी संकरण। जब दो पौधे के बीच, कितने पौधे के बीच, दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर, चलिए मैंने एक पौधा लिया यहाँ जिसका जो कारक है वो है कैपिटल टी, है ना। एक पौधा लिया जिसका कारक है स्मॉल टी। अभी ये समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कारक। एक्चुअली में कोई भी कारक है, कोई भी जीन है ना, वो लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है और हमको दिखाना है क्या, एक इकाई लक्षण। तो ये कैपिटल टी प्रदर्शित करता है लंबा को, और ये स्मॉल टी प्रदर्शित करता है मान लो जाए बौने को। तो ये दोनों जने किसको दिखा रहा है, एक लक्षण को दिखा रहा है। कौन से लक्षण को, लंबाई के लक्षण को। ठीक है। अगर मैं दो जीन लेता हूँ यहाँ पर आर कैपिटल आर और स्मॉल लेता तो दो लक्षण दिखाई देते, एक लंबाई का तो एक किसी और का। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, अपने को केवल एक ही लक्षण लेना है। कौन सा लक्षण लिया मैंने, लंबाई का। ठीक है। तो यहाँ पर दो पौधे लिया, एक पौधा ये, एक पौधा ये, एक लंबा पौधा और एक क्या है, बौना पौधा। मतलब दोनों का हमने एक, अब लंबा और बौना दोनों कौन से लक्षण को दर्शाता है, लंबाई को दर्शाता है ना। जब दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाए, इन दोनों के बीच हम लोग अगर क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। ठीक है। तो इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकरी संकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक संकरी संकरण, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिया कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों में संकलन कराएंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। वैसे तो यहाँ पर 4 प्रकार से बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये चारों क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक को ही दर्शाया जाता है, ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, है ना। तो क्या होता है, एक संकरी संकरण क्लियर हो गया। इसका उदाहरण देंगे तो आपको उदाहरण देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। क्योंकि उदाहरण में क्या बताना होता है आपको कि एक लंबा पौधा लिए, एक बौना पौधा लिए, दोनों को क्रॉस कराएं तो ये आया। ठीक है, वही बताना होता है। तो ये अब मत करिए, ठीक है। एक संकरी संकरण केवल परिभाषा दीजिए, है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं आनुवंशिकी के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो हम लोग जितना भी आनुवंशिक पढ़ने वाले हैं ना, उसमें जो जो शब्द के बारे में बताने वाला हूँ वो शब्द को आपको याद करके रखना है, ताकि आपको जब भी कोई परिभाषा बताया जाए या जब भी कोई टॉपिक से पढ़ाया जाए तो उसके बीच बीच में जो शब्द आएंगे उन शब्द में आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि मैं कहीं पर बोल दिया कारक, तो आप सोचोगे कि पहले तो कारक क्या है। संकेत बोल दिया तो क्या बोलेगी, संकेत क्या है। तो इसलिए क्या होता है कि इस अध्याय में जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स है, पॉइंट है, उसको हम लोग क्लियर करते हुए निकलते हैं ताकि हम लोग बड़े पॉइंट में अटके ना, है ना। तो संकेत, पहले बात करते हैं संकेत। तो यहाँ पर मैंने बताया कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख देते हैं यहाँ पर आपको, आपके लिए। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको मैंने क्या बोला आपको, ये कारक है। क्या है, कारक, जिन कह सकते हैं एक प्रकार से, है ना। ठीक है। अब संकेत क्या है, तो यही जो देखिए मैंने अब टी क्यों लिया, आर भी ले सकता था ना, वो भी चलेगा। तो आर भी एक संकेत है, एस भी संकेत है, कुछ भी ले सकता हूँ ना। तो मेंडल ने बहुत सारे ऐसे अक्षर को लिए संकेत के लिए, है ना। जैसे कि मैंने अभी टी को लिया, क्या पता आर को भी ले सकते हैं, एस को भी ले सकते हैं। तो वो सब क्या है, अक्षर है, उसको संकेत के रूप में दिया गया है। मैंने कैपिटल टी को संकेत के रूप में दिया कि ये क्या है, लंबा है। स्मॉल टी को संकेत के रूप में दिया कि ये क्या है, बौना है। तो कारकों की प्रकृति को दर्शाने के लिए ये कौन है, कारक है। कारक और कारक क्या पकड़ के रखा रहता है, लक्षण। बताया था मैंने, कारक क्या पकड़ के रखा है, लक्षण। ये कौन सा लक्षण पकड़ के रखा है, ये लक्षण पकड़ के रखा है लंबाई। कौन सी लंबाई को, लंबा पौधा है लंबाई को। ठीक है। और ये कौन से लक्षण को पकड़ के रखा है, बौने वाले को। ठीक है। तो कारक है, ये सब क्या है, कारक है। तो कारकों की प्रकृति को दर्शाने के लिए मेंडल ने अक्षरों का उपयोग किया। कारकों की प्रकृति को क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए मेंडल ने अक्षरों का प्रयोग किया। ठीक है। इसे उन्होंने संकेत कहा, या इसे संकेत कहा जाता है। ठीक है। कारकों की प्रकृति को दर्शाने के लिए मेंडल ने अक्षरों का क्या किया, उपयोग किया, है ना। इसे संकेत कहा जाता है। ओके। और थोड़ा सा और लिखना तो ये लिख देना कि उन्होंने प्रभावी कारक के लिए बड़े अक्षर कैपिटल टी, है ना, तथा
बौने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग किया, वही आपका क्या है, संकेत है ना। दूसरा आता है कारक। अब देखो अंदर में जो कैपिटल टी लिखे हैं ना, ठीक है, वो क्या हो गया, संकेत हो गया, है ना। अब दोनों जने मिल गया तो क्या बन गया आपका, एक कारक बन गया। क्या बन गया, कारक। वैसे तो ये एक टी है और एक टी है ना, ये एलिल है, दोनों जने अलग अलग है ना। ये एलिल है, ये एलिल है। एलिल के बारे में भी आएगा आगे, जस्ट बताऊंगा मैं, है ना। तो अभी ये समझिए कि ये दो जने हैं, तो ये दोनों जने मिलकर क्या बनाता है आपका, कारक बनाता है। क्या बनाता है, कारक। कारक बोले तो जीन्स, है ना। तो एक जीव के किसी लक्षण को निर्धारित करने वाली आनुवांशिक इकाई को मेंडल ने कारक कहा। तो देखो मैंने कहा क्या, स्मॉल टी, एक टी बस लिखा गया नहीं, मैंने कितना टी लिखा, दो टी। दो टी जब मिला तभी तो एक कारक बना, है ना। अब ये एक टी कौन है, एलिल है, दूसरा टी कौन है, एलिल है। दो एलिल जब मिलते हैं तब क्या बनते हैं, कारक बनते हैं, ठीक है। तो ये कारक बन गया। अब ये कैपिटल टी एक कारक बन गया, तो ये करता क्या है, ये जो कैपिटल टी है ना, वो किसी भी जो जीव है उसके लक्षण को निर्धारित करता है। एक कैपिटल टी अलग अलग रहता तो वहाँ पर कारक जोड़े में नहीं रहता। अब क्या होता है कि ये दोनों जोड़े में है ना, मतलब कहा जाए दोनों एलिल जोड़े में है ना, तो क्या बन गया, ये कारक बन गया। अब ये दोनों मिलाकर क्या करेगा, एक लक्षण को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो आप सोचोगे कि स्मॉल टी किसको प्रदर्शित करेगा, तो ये तो बौना को करेगा। तो देखो ये यहाँ पर भी दो जने हैं, यहाँ पर भी दो जने हैं, ठीक है, तो दो जने मिलकर एक कारक कहलाता है। अब आप सोचोगे कैपिटल टी स्मॉल टी ये किसको प्रदर्शित करेगा, है ना। तो इसके लिए आपको प्रभाविता का नियम पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि कैपिटल टी लंबा को प्रदर्शित करता है जी, स्मॉल टी बौने को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर देखो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये किसको प्रदर्शित करेगा, ना तो लंबा ना तो बौना को, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको प्रभाविता का नियम आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ पर ये जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा, और कैपिटल टी अपना गुण दिखाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका अशुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा या हाइब्रिड लंबा बोल सकते हैं, लेकिन लंबा ही कहलाएगा। ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, लेकिन ये शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, लेकिन ये अशुद्ध लंबा है, लेकिन लंबा ही तो है ना, ठीक है। ओके, तो इस तरह से क्या है, सब कारक हैं। अब आजकल उसको क्या बोल दिया गया है, जीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीन, है ना। तो किसी जीव के एक लक्षण को निर्धारित करने वाले अनुवांशिक इकाई को हम लोग मेंडल ने क्या कहा, कारक कहा, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ, या क्या बोलते हैं, एलिल, क्या बोलते हैं, एलिल। तो इस एलिल को समझने के लिए बहुत से मेहनत करने पड़ते हैं, है ना। बहुत जगह अलग अलग तरीक़ों से बताया जाता है ना। तो देखिए मैं बता रहा हूँ उसको अपने ढंग से बता रहा हूँ, है ना। ऐसा कहीं आप बुक्स में परिभाषा लिख सकते हो, बुक्स में देख सकते हो, लेकिन जो तरीका है वो ये ट्रिक्स के माध्यम से, मतलब कहा जाए अपने तरीके से मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ है समझना कि एक ही गुण के विभिन्न पर्यायी रूपों को व्यक्त करने वाले दो जने, तो एक ही गुण के विभिन्न पर्यायी रूपों को, पर्याय मतलब होता है समान, क्या होता है, समान रूपों को, यहाँ पर विपर्याय भी दिखता है अलग अलग, है ना। तो एक ही गुण के विभिन्न पर्यायी रूपों को व्यक्त करने वाले एक दूसरे के एलिल कहलाते हैं, अर्थात युग्म विकल्पी कहलाते हैं, या तो एलिलोमार्फ कहलाते हैं। अब एक ही गुण के कैसे, देखो मान लो जाए ये एक गुणसूत्र है ना। अब गुणसूत्र ऐसा नहीं बनता है, अब अच्छे से बनाना पड़ता है ऐसे करके, है ना। तो ये मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ठीक। अब मान लो जाए इस जगह एक एलिल टी है, कैपिटल टी, है ना, और इस जगह एक कैपिटल और टी और है, यहाँ पर स्मॉल कैपिटल टी। तो ये दोनों जने क्या है, एलिल है, क्या है, एलिल। अब दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर फिर मैंने ये बना दिया, यहाँ पर एक कैपिटल टी है और यहाँ पर एक स्मॉल टी है ना। अब इस जगह देखो, अब एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो ये एक दूसरे के एलिल है कि नहीं, तो ये भी एक दूसरे क्या है, एलिल ही है ना। अब आगे बात करते हैं थोड़ा से, चलो दो बना दिया, एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। अब ये एक दूसरे के एलिल है कि नहीं, तो हाँ ये एक दूसरे के एलिल है। अब कन्फ्यूजन शुरू हो गया आप लोगों का कि ये कैपिटल टी समझ आता है एलिल है, स्मॉल टी भी समझ आता है एलिल है, तो ये स्मॉल टी और कैपिटल टी एलिल कैसे है ना। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको समझना। ये आपके अंग्रेजी अक्षर में क्या बोलता है, टी, है ना। ये आपके अंग्रेजी अक्षरों में क्या बोला जाता है, टी, और ये भी अंग्रेजी अक्षर में क्या बोलता है, टी, ये भी टी। जितना भी मैं लिखा हूँ क्या है, सब है टी है कि नहीं। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, एक ट्रिक्स दे रहा हूँ आपको, है ना, समझने के लिए कि एक ही गुण के विभिन्न पर्याय रूपों को व्यक्त करने का, एक ही गुण के, एक इसका गुण क्या है,
इसका गुण ये है कि ये सभी यानी क्या है, टी है ना। और विभिन्न पर्यायी रूप को व्यक्त करने वाला, इसलिए ये कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलकर कौन से लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, ये लंबा को प्रदर्शित कर रहा है। ये स्मॉल टी किसको प्रदर्शित करता है, बौने को। हाँ, लेकिन ये भी टी ही है और ये भी टी ही है। ये लंबा को प्रदर्शित कर रहा है, ये बौने को प्रदर्शित है। तो एक ही गुण के दोनों का गुण क्या है कि ये टी है ना, ठीक है। लेकिन विभिन्न पर्यायी रूप को व्यक्त कर रहा है। पर्याय मतलब लगभग समान, जैसे कि पानी का बताया था मैंने ना, पानी को क्या बोलते हैं हम लोग, नीर और वारी। नीर और क्या बोलते हैं, वारी। तो ये दिखने में अलग अलग दिख रहा है ना, पानी क्या है, नीर और वारी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे क्या है, पर्यायी है। क्या है, पर्यायी। अब ऐसे देखेंगे नॉर्मल तो विपर्याय भी है, अलग अलग, नीर अलग लिखा हुआ है, वारी अलग लिखा हुआ है, तो ये अपर्याय विपर्याय भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पर्याय मतलब पर्यायवाची से संबंधित वाला, समझ आया ना। तो ये एक लगभग समान ही है। तो एक ही गुण के विभिन्न पर्यायी रूपों को व्यक्त करने वाले, तो ये पर्यायी रूप क्या है इसका, लंबा। एक बार किसको प्रदत्त करता है, बौने को। एक बार ये प्रदत्त करेगा लंबा, ये भी अशुद्ध लंबा है ना, स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो ये हो गया आपका अशुद्ध लंबा, लेकिन लंबा ही है ना, लेकिन ये टी ही है सब जन जितना ही प्रदत्त करता है। और पर्यायी रूप, ये लंबा रूप है, ये लंबा रूप है, ये बौना रूप है। एक ही टी है, वही टी है जो बार बार अलग अलग रूप को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलील। तो एक ही गुण के विभिन्न पर्यायी रूपों को व्यक्त करने वाला एक दूसरे क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। अर्थात यदि यदि कैपिटल टी हो तो एक दूसरे के समयुग्मजी एलील कहलाएंगे। या बोल सकते, समयुग्मी नहीं कह सकते इसको, कि मान जाए इसको हम लोग बोलेंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी रहेगा, हाँ वही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि समयुग्मजी ना हम लोग लक्षण के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये बोलेंगे कैपिटल टी बोलेंगे तो एक ही प्रकार के युग्म विकल्पी है। कैपिटल टी और कैपिटल टी एक ही प्रकार के क्या है, युग्म विकल्पी है, ठीक है। उसी तरह स्मॉल टी क्या रहेगा, एक ही प्रकार के युग्म विकल्पी है ना। लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा तो अलग अलग प्रकार के क्या बोलेंगे, उसको युग्म विकल्पी कहेंगे, ठीक है, ओके, है ना। तो हो गया आपका एलिलोमार का युग्म विकल्पी। आगे हम लोग चलते हैं लोकस। ये लोकस क्या है, तो पहले तो बात करते हैं हम लोग कोशिका। कोशिका होता है आपका केंद्रक। केंद्रक किससे संबंधित है, डीएनए से। डीएनए किससे संबंधित है, गुणसूत्र से। गुणसूत्र में क्या होता है, जीन। जीन मतलब यही कारक, ठीक है। और कारक में क्या होता है आपका लक्षण। ये आपको पहले समझना चाहिए, है ना। तो गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले ये वे स्थान हैं जिस पर विशिष्ट एलील पाए जाते हैं। देखिए मैंने क्या बताया आपको, ये गुणसूत्र है और गुणसूत्र में क्या पाया था, एलील। ये बताया मैंने क्या है, ये सब क्या है, एलील है, एलीलोमार्फ है। यही एलील जब एकत्रित होता है, मतलब एकत्रित नहीं होता है, दोनों से क्या होता है, अटैच होता है, तब क्या बनता है आपका कारक बनता है ना। तो लोकस किस जगह बोलेंगे कि इस गुणसूत्र में जिस जगह पर जो एलील रहेगा उस जगह को हम लोग बोल देंगे लोकस। क्या बोलेंगे, लोकस। तो गुणसूत्र पर पाए जाने वाले ये वे स्थान हैं जिस पर विशिष्ट एलील पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, लोकस कहलाते हैं। क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में। समयुग्मजी क्या है, विषमयुग्मजी क्या है। तो ऐसी अवस्था जिसमें किसी कारक के दोनों एलील, चलो मैंने कारक बना दिया यहाँ पर, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कारक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कारक है। ये कौन से कारक है, ये लंबेपन को प्रदर्शित करने वाला है ना। ये किसको, बौने को, है ना। और ये किसको, अशुद्ध लंबा, ये लंबा ही लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसा अवस्था जिसमें किसी कारक, ये एक कारक है, ये दूसरा कारक है, तीसरा कारक है, किसी कारक के दोनों एलील एक समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। कैसे, यही पर मैं बता रहा था अभी, है ना। समयुग्मजी कैसे बोले, एक ही प्रकार के युग्म विकल्पी होंगे तो समयुग्मजी कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा अवस्था जिसमें किसी कारक में दोनों एलील एक समान हो, इसमें देखो दोनों एलील क्या है, एक समान है, मतलब ये क्या हो गया आपका, समयुग्मजी हो गया, ठीक है। आगे आता है विषमयुग्मजी। इसमें भी देखो कैपिटल स्मॉल टी ये भी समयुग्मजी है, ठीक है, ये समयुग्मजी। अब ऐसा अवस्था, यहाँ पर डेस लिखा है, उसमें यही सब लिखना है अपने को, ठीक है। तो ऐसा अवस्था जिसमें किसी कारक के दोनों एलील्स भिन्न होते हैं विषम युग्मजी कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो कैपिटल टी और क्या है, स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, दोनों एलील क्या है, भिन्न है, तो उसको बोलते हैं विषम युग्मजी, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं प्रभावी एवं अप्रभावी, है ना। तो पहले पीढ़ी में विषम युग्मजी अवस्था होने पर भी ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों समयुग्मजी है, ये क्या है, समयुग्मजी है। तो पहली पीढ़ी में विषम युग्मजी अवस्था होने पर भी एक लक्षण की अभिव्यक्ति हो जाती है, तो इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब देखिए हम मान जाए ये जनक है। अब यहाँ पर तो थोड़ा सा जगह क्रिएट नहीं हो पा रहा है, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ आके, है ना, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए।
मान लो जाए ये कैपिटल टी और कैपिटल टी क्या है, ये जनक है, स्मॉल टी क्या है, जनक है ना। अब इन दोनों के बीच ये गैमिट से यहाँ से लिया कैपिटल टी, यहाँ से गैमिट लिए स्मॉल टी, है ना, और यहाँ से बन गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, हो गया आपका F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। अच्छा, आपको क्रॉस करवाना आता है कि नहीं आता है, मैं बता देता हूँ एक बार क्रॉस कैसे करवाते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस का नियम आप बहुत बार पढ़ चुके हो, सीख चुके होंगे, है ना। देखो इस जगह बहुत तरीके से आपको समझ आएगा कि क्रॉस कैसे करते हैं। देखिए ये पहला लकीर इसमें डाल देना, है ना, पहला, और हमारे पास ये फर्स्ट लाइन हो गया ना, ठीक है। और ये हमारे पास है क्या है, दूसरा हो गया। ये किसके लिए जा रहा है, इस कैपिटल टी के लिए जा रहा है ना, ये वाला जा रहा है वो, ठीक है। अब ये दूसरा कैपिटल के लिए क्या करना है, इस तीसरे में और ये चौथे में डाल दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, ये दूसरा टी के लिए। तो देखो ये कैपिटल टी जाएगा यहाँ और यही कैपिटल टी जाएगा यहाँ। अब इसकी बारी, तो इसमें से ये जाएगा कैपिटल टी यहाँ, कैपिटल टी को सामने में लिखना, दो गोला बनाया हूँ हर में, देखो यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, कैपिटल टी कहाँ जाएगा, सामने में। ये हो गया। अब इसकी बारी है, तो इसकी बारी क्या होता है, ये पहले नंबर में जाता है और इस इधर के पहले नंबर में जाता है, मतलब तीसरा नंबर में, ये कैपिटल टी। और ये कैपिटल टी कहाँ जाएगा, ये जाएगा दूसरे में और ये चौथे में। बस तरीका हो गया। तो यहाँ से ले जाओ एक स्मॉल टी, यहाँ से ले जाओ एक स्मॉल टी, यहाँ से ले जाओ एक स्मॉल टी, यहाँ से ले जाओ एक स्मॉल टी। तो क्या प्राप्त हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस चारों को नहीं लिखा जाता, जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो एक बस को लिख देते हैं, ठीक। तो ये हो गया पेरेंट्स, ये हो गया आपका गैमिट्स, और ये हो गया आपका F1 पीढ़ी या F1 पीढ़ी के संतानें। तो देखिए अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे किए होंगे, है ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रभावी पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी मतलब इन दोनों को क्रॉस कराएं तो पहली पीढ़ी कौन सा है, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो पहली पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था होने पर भी, यहाँ पर देखिए ये दोनों हैं समयुग्मजीय, ये भी क्या है, समयुग्मजीय, लेकिन इसको देखो ये क्या है आपका विषम युग्मजीय। तो पहले पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था होने पर भी एक लक्षण की अभिव्यक्ति हो जाती है। एक लक्षण, देखिए ये लंबा है, ये बौना है, लेकिन यहाँ पर मैं लंबा बौना नहीं बता रहा हूँ, केवल क्या बताऊंगा आपको, लंबा ही बताऊंगा, है ना। क्योंकि कैपिटल टी क्या है आपका, लंबा प्रदर्शित करेगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रभावी होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रभावी, है ना। प्रभावी या अप्रभावी, डोमिनेंट्स एंड रिसेसिव, ठीक है। तो पहले पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था होने पर भी एक लक्षण की अभिव्यक्ति होती है, तो इस लक्षण को प्रभावी कहते हैं या प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी क्या है, कि वह लक्षण जो अपनी कारक के उपस्थिति के बाद भी उस, देखिए बौनापन का कारक यहाँ पर उपस्थित है, बौनेपन का कारक यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लंबा उसको क्या कर रख दिया है, दबा के रख दिया है ना। तो पहले लक्षण, वह लक्षण जो अपनी कारक के उपस्थिति के बाद भी स्वयं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, तो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। क्लियर है, अप्रभावी लक्षण, है ना। अब हम लोग चलते हैं किसमें, जीनोटाइप और फिनोटाइप में। चलिए आगे एक छोटा सा टॉपिक आता है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, अर्थात इसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप को बोलते हैं फिनोटाइप, और एक होता है जीन प्रारूप को जीनोटाइप, है ना। तो फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है उसको समझते हैं, है ना। तो लक्षण प्रारूप पहले, फिनोटाइप। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक क्रॉस देखना पड़ेगा आपको। वो क्रॉस बहुत ही सस्ता सरल सुलभ क्रॉस है ना। देखिए ध्यान से, एक कैपिटल टी मैंने मान लिया इसको जनक, स्मॉल टी मान लिया इसको जनक, है ना। ये है आपका पेरेंट, है ना। इनका हमने क्रॉस करवाया, क्रॉस का तरीका मैंने अभी बताया था आपको, ये वाला क्लियर कर लेना आप लोग, है ना। स्मॉल टी। अब मैं इसको पूरा कंप्लीट एक बार बता के दिखा देता हूँ ताकि आप को कोई दिक्कत ना हो। पहला इन दोनों में ले जाना, दूसरा इन दोनों में ले जाना, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, ये ख़त्म। तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, केवल एक ही गैमेट्स को लिखेंगे यहाँ पर, एक गैमेट स्मॉल टी यहाँ से। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी को लिखना नहीं है ना। तो ये हो गया आपका गैमेट, ये हो गया F1 पीढ़ी, है ना। अब F1 पीढ़ी को क्रॉस करवाते हैं, मान जाए F1 पीढ़ी में जितने प्राप्त होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनको क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, इसमें आप चारों को लिखना है, ठीक है। तो इसका क्रॉस करवा देते हैं फटाक से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे करवा दीजिए क्रॉस,
क्या क्रॉस होगा, देखो ये पहला में ये दोनों में करना है तो ये हो गया कैपिटल टी, या नीचे लिख देता हूँ कैपिटल टी, यहाँ पर दोनों में जाएगा तो स्मॉल टी है ना, तो स्मॉल टी, ये कैपिटल टी यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, ठीक है। अच्छा इस यहाँ जाएगा तो एक मिलेगा कैपिटल टी, ठीक है, और ये यहाँ जाएगा तो एक मिलेगा कैपिटल टी। इसी तरह स्मॉल टी है तो ये यहाँ जाएगा तो यहाँ मिलेगा स्मॉल टी, और यहाँ जाएगा तो मिलेगा स्मॉल टी, ठीक है। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये देखो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये इसका नाम हो जाएगा लंबा, शुद्ध लंबा। इसका क्या नाम होगा, शुद्ध लंबा, अशुद्ध अशुद्ध जी, अशुद्ध लंबा। ये जितने भी क्या प्राप्त हुए थे अशुद्ध लंबा थे, ठीक है। ये लंबा, ये बौना, ये लंबा और ये बौना, ये पेरेंट से लंबा, ये बौना। अब यहाँ पर F1 पीढ़ी में जितने भी संतानें प्राप्त हुए अशुद्ध लंबा, ठीक है। तो F1 पीढ़ी का हो गया शुद्ध लंबा, F2 पीढ़ी का हो गया, ये F2 पीढ़ी है नीचे में आया तो वो क्या हो गया, एक शुद्ध, एक अशुद्ध, एक और अशुद्ध और एक शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। ये शुद्ध लंबा है, ये अशुद्ध लंबा है, ये अशुद्ध लंबा है, ठीक है। अब ये आपको पहले क्लियर कर लेना है, इस तरह से क्रॉस होते हैं तब आप समझ पाओगे लक्षण प्राप्त क्या है। तो यहाँ पर देखो ये लक्षण जो बाहर से हम लोग देखते हैं इसको, ये कैसे दिखता है, लंबा दिखता है। तो इसका लक्षण क्या है, लंबा। जीन क्या है, जीन इसके अंदर देखो तो स्मॉल कैपिटल टी, उसका क्या हो गया, जीन हो गया। बाहर से देखें तो वो क्या हो गया, लक्षण हो गया, और अंदर से देखते हो क्या हो गया, उसका जीन हो गया। ये कैपिटल टी इसके अंदर जीन है, स्मॉल टी इसके अंदर क्या है, जीन है। मतलब कहा जाए ये दोनों जने एलील है, एलील मिलकर क्या बना दिया, आपका जीन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो पहले पीढ़ी में कितना आया, पहले पीढ़ी में ये वाला पहला पीढ़ी है, ठीक है। पहला पीढ़ी में क्या आएगा, 1 2 3 4, चारों जने क्या प्राप्त हुआ, 1:1:1:1, सभी जने सेम है, मतलब उसको 1:1 बस लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें देखो तो क्या प्राप्त हुआ, 1:, यहाँ पर ये दो जने हैं तो 1:2:1 ये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बोला, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका जीन है, जीन का अनुपात निकाला मैंने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें जीन का अनुपात क्या था, 1:1 था, ठीक। इसमें जीन का अनुपात क्या था, 1, यहाँ पर कैपिटल टी वाला था, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 जने थे, और स्मॉल टी 1 थे। तो ये दोनों जने जो अनुपात निकाला हूँ किसका अनुपात है, वो जीन का अनुपात है, मतलब जीनोटाइप अनुपात है, ठीक है। अब फिनोटाइप अनुपात कैसे निकालें, तो फिनोटाइप के लिए आपको बाहरी लक्षण देखना पड़ता है। इसमें देखो पहला नंबर का कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी वाले क्या बोलते हैं, लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को भी क्या बोलते हैं, लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बोलते हैं, लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी को बोलते हैं लंबा। मतलब 1 लंबा, 2 लंबा, 3 लंबा, 4 लंबा, मतलब इसका अनुपात भी क्या होगा, 1:1:1:1, मतलब जिसका फिनोटाइप अनुपात भी क्या हो जाएगा, 1:1। जीनोटाइप अनुपात तो आ गया 1:1, और फिनोटाइप अनुपात भी आ गया आपका 1:1। अब इधर चलें F2 पीढ़ी में, यह होगा आपका F1 पीढ़ी, यह आपका F2 पीढ़ी में क्या होता है कि जीनोटाइप अनुपात क्या निकला है, 1:2:1। अब फिनोटाइप अनुपात कैसे निकलेगा कि ये पहला क्या है, लंबा, ये दूसरा भी क्या है, लंबा, लेकिन अशुद्ध लंबा, ये वाला लंबा, अशुद्ध लंबा, लंबा, लेकिन तीनों जाने क्या है, लंबा ही है ना, तो 3 लंबा हो गया, मतलब 3 हो गया अनुपात, एक जने क्या हो गया, बौना। तो 3 अनुपात, इसका जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 आ गया, और फिनोटाइप अनुपात क्या है, 3:1 आ गया। समझ आ गया आपको। अब इसी को समझना है, ध्यान से समझिएगा कि लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप, जीवों के शरीर का बाह्य संरचना अर्थात स्वरूप उनका फिनोटाइप कहलाता है। कैपिटल टी को अंदर से देखे क्या, बाहर से देखे, बाहर से क्या है, लंबा दिखता है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, वो फिनोटाइप गुण हो गया, ठीक है। तो जीवों के शरीर का बाह्य संगठन अर्थात स्वरूप उसका फिनोटाइप कहलाता है, ये उसका परिभाषा लिखना, ठीक। अब मैं थोड़ा डिटेल समझाता हूँ कि F1 पीढ़ी में, अभी हम लोग यहाँ पर देखें तो F1 पीढ़ी था, ठीक है। F1 पीढ़ी में सभी एक ही जैसे पौधे बनते थे, चारों एक ही जैसे बनते थे, पता है ना आपको, 1 2 3 4 चारों एक ही जैसे थे, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में सभी एक ही प्रकार के या एक ही जैसे पौधे बनते थे, परंतु F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप के आधार पर 2 प्रकार के होते थे। F1 पीढ़ी में सभी क्या थे, एक प्रकार के थे, कौन से, सभी लंबे थे, लेकिन F2 पीढ़ी में 3 जने लंबे थे और 1 जने क्या थे, बौने थे, मतलब 2 प्रकार, एक लंबा और एक क्या हो गया, बौना। क्लियर है। तो ये बोला जा रहा है कि परंतु F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप के आधार पर 2 प्रकार के होते थे, और इसका आपसी अनुपात कितना था, 3:1 होता था, ठीक। ये हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं जीन प्रारूप।
जीन प्रारूप में क्या बताया मैंने, देखिए ध्यान से, कि जीवों के आनुवांशिक संगठन अर्थात उसमें उपस्थित जीनों का संगठन उस जीव का जीन प्रारूप कहलाता है। मतलब ये है कि उसके अंदर जो जीन है उसको देखना है ना, ये कैपिटल टी है कि कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है, तो ये आनुवांशिक रूप से देखना है, अंदर को देखना है। बाहर देख तो फिनोटाइप हो गया, आनुवांशिक रूप से अंदर देख रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि जीवों के आनुवांशिक संगठन अर्थात उसमें उपस्थित जीनों का संगठन, इसके अंदर जीनों का कौन संगठन है, समयुग्मजी है कि विषमयुग्मजी है, समयुग्मजी कैपिटल टी विषमयुग्मजी इस कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो गया उसका अंदर का जीन हो गया। तो जीन को देखेंगे तो जीनोटाइप कहलाएगा यार, सीधी बात है ना, ठीक है। तो जीवों के आंतरिक संगठन अर्थात उसमें उपस्थित जीनों का संगठन उस जीव का जीन प्रारूप कहलाता है। क्लियर है। यहाँ देखिए थोड़ा डिटेल कर देता हूँ, पहले आपको ये रेड में लिखा हूँ उसको पहले लिखना है ना परिभाषा को। तो एक संकर क्रॉस में पहली पीढ़ी में सभी एक जैसे जीनिक संरचना वाले प्राप्त होते हैं। जीनिक संरचना बोल रहे हैं, एक जैसे जीनिक संरचना। तो जीन देखते हैं, F1 पीढ़ी जीन देखते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, अभी मैं फिनोटाइप नहीं देख रहा हूँ ना, जीनोटाइप देख रहा हूँ। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी का जीन प्रारूप क्या था, एक जैसा था, ठीक है। तो एक संकरी संकरण के पहले क्रॉस में या पहले पीढ़ी में सभी एक जैसे जीनिक संरचना वाले प्राप्त हुए, ठीक है। जबकि दूसरी पीढ़ी में 1:2:1 अनुपात प्राप्त है। दूसरी पीढ़ी में क्या प्राप्त हो गया, जीनिक अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुए, ठीक है। ये हो गया है ना। अभी दोनों को उदाहरण एक साथ दे रहा हूँ, है ना, ऐसे दोनों का अलग अलग उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए एक कहानी है, देखो कि जैसे मटर के पुष्प के 2 फिनोटाइप हैं। मटर के पुष्प के कितने फिनोटाइप है, 2 फिनोटाइप, एक लाल और एक क्या है, सफ़ेद, ठीक है। यहाँ पर मैंने किस में दिया था, लंबा, और किस में दिया था, बौना में दिया था, ठीक है। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, इसको हटाकर क्या कर सकते हो कि मटर के पौधे के पुष्प के 2 फिनोटाइप हैं, एक तो क्या है लंबा, एक तो क्या है बौना, है ना। जो संकरण के बाद F1 पीढ़ी में 1:1 में अनुपात में हुए, यहाँ पर देखो सब 1:1 में हुए, ठीक है। जो फिनोटाइप है वो, है ना, अनुपात में हुए, इनका जीनोटाइप भी 1:1 में ही होते हैं। जीनोटाइप को देखो तो यह भी 1:1 में ही है, ठीक है। लेकिन F2 पीढ़ी में इसका फिनोटाइप अनुपात 3:1 था। फिनोटाइप अनुपात क्या था, 3:1 था। वह जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 हो जाता है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर कर लेना है ये छोटी छोटी बात। ओके, थैंक यू।